सिया बेटा। हाँ मम्मी, क्या बात है? बेटा तुम अपने पापा की बात मान लो ना। अरे ऐसी पूरी जिंदगी अकेली नहीं काटी जाती बेटा। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बेटा तू ये बता, तू क्या अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेले काट लेगी? अरे माँ बाप कब तक साथ निभाएंगे बेटा तेरा? माँ, मेरी पहली शादी ने मुझे इतना दुख, इतनी प्रताड़ना दी है कि शादी नाम से भी मुझे नफरत होने लगी है। माँ, और मेरे साथ वही सब हुआ तो क्या होगा? क्या करूंगी मैं? आपको बता रही हूँ कि इस बार सहन नहीं कर पाऊंगी मैं। बार बार मायके आ जाना अच्छा नहीं लगता। अगर इस बार भी शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। सिया बेटा, हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं ना। अपनी किस्मत और भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और वैसे भी बेटा, राजू के बारे में हमने अच्छे से पता कर लिया है। वो बहुत अच्छा लड़का है। राजू तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा बेटा। राजू के घर में तुम बहुत खुश रहोगी बेटा। और वैसे भी अब उम्र भी तो होते जा रही है ना, और फिर अपनी बहन भाई के बारे में भी तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा ना। माँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सच कहूँ तो मुझे पुरुष नाम की कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है माँ। मैं अकेले ही जिंदगी कर सकती हूँ। बेटा ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, वह अकेले ही जीवन कर सकती है। लेकिन क्या तुमने एक बार भी अपने छोटे भाई बहनों के बारे में नहीं सोचा? अगर तुम इस तरह से घर में बैठी रहोगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा बेटा? उनका रिश्ता इतनी आसानी से नहीं हो सकता। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छे खासे रुपए कमाती हो, लेकिन फिर भी अपना परिवार होना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि सब दिन एक जैसा नहीं होता। देवकी, मैं हमारी बेटी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। बेचारी ने इतने कम उम्र में कितना कुछ पहले ही झेल रखा है। लेकिन बेटा, हमने राजू के बारे में सच में बहुत अच्छे से पता किया है और बहुत सोच समझ कर हम राजू से तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब तक तुम्हारी हामी नहीं होगी तब तक ये रिश्ता नहीं होगा बेटा। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहती हो? देखा ना बेटा, तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। तेरी खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। और सिया बेटा, राजू के बारे में तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छे से पता किया है सब कुछ, और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम राजू से शादी कर लो। लेकिन देखो, फिर भी वो तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहते। ये है सिया। सिया की शादी आज से 3 साल पहले सिया के माता पिता की मर्जी से हुई थी, लेकिन सिया के ससुराल वाले ने सिया को अलग अलग तरह से इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया कि वो मजबूरी में ससुराल छोड़कर अपने मायके में आ बैठी थी। असल में सिया का पति किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती सिया से उसकी शादी करा दी थी, जिस वजह से हमेशा सिया के ससुराल में तनातनी बनी रहती थी। और सिया का पति भी सिया के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। शायद कहीं न कहीं वह चाहता था कि सिया इन सब से प्रताड़ित होकर उसे छोड़कर चली जाए और वह फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। इसीलिए सिया की पहली शादी टूट चुकी थी। सिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे खासे पद पर जॉब करती थी, लेकिन सिया के माता पिता चाहते थे कि सिया की जिंदगी दोबारा से अच्छे से बस जाए और वो निश्चिंत हो जाए। माता पिता के कहने समझाने के बाद सिया ने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। सिया और राजीव की शादी बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुई, क्योंकि सिया को शादी की धूम धड़ाके से नफरत भी होने लगी थी और वह नहीं चाहती थी कि फिर से उसके पिता के रुपए खर्च हो। राजीव की भी ये दूसरी शादी थी। सिया जब अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल गई तो ससुराल में सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सिया का स्वागत किया। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। प्रणाम माँ जी। दूधो नहाओ पुतो फलो बहू, बस जल्दी ही मेरी गोद में पोता खेले, मेरी तो यही तमन्ना है बस। सिया ने जैसे ही अपनी सास के चरण स्पर्श किए तो सास ने दूधो नहाओ पुतो फलो का आशीर्वाद दिया, जिसे सुनकर सिया को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि पुराने विचार के लोग इसी तरह से आशीर्वाद दिया करते हैं, और बस यही सोचकर सिया खामोश रह गई। वैसे भी ससुराल में अभी उसका पहला ही दिन था। दरअसल राजू की भी ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीवी से तलाक हो चुका था और सिया यह बात पहले से जानती थी, क्योंकि सिया की भी यही स्थिति थी। सिया की भी ये दूसरी शादी थी। घर में कुछ ज्यादा लोग भी नहीं थे, केवल राजू की एक छोटी बहन जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, और पिताजी जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। सिया को पहले से ही दूसरी शादी को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और वह उदासीन सी थी। सिया ने तो बस अपने माता पिता की बात मानी थी और यहाँ आकर सास के बताए हर काम को कर रही थी। ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। सभी ने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। सिया को सबका व्यवहार यहाँ बहुत अच्छा लगा। सिया ने शाम को जब पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाया तो सबने सिया के बनाए खाने की बहुत तारीफ की। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया आज आपने। हाँ बेटा, सच कहूँ तो अब जाकर हमें सही बहू मिली है। अरे पहली वाली को तो कुछ बनाना भी नहीं आता था, ना ही वह किसी को खुश करना जानती थी।
लेकिन हमारी सिया बहू तो गुड़ों की खान है, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है, रंग रूप में भी किसी से कम नहीं है। जी थैंक यू माँ जी। हाँ बेटा, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है और ये तुम्हारी पहली रसोई है, इस हिसाब से हमें तुम्हें कुछ नेक देना होगा। और ये लो, मेरी तरफ से 5,000 रुपए का नेक है तुम्हारे लिए। अरे भाई, ये क्या बात हुई? इतने रुपए देने की जरूरत क्या है? मानती हूँ उपहार देना अच्छा होता है, लेकिन इतने रुपए क्यों? एक काम करो बहू, ये रुपए लेकर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार ले आऊंगी। जी माँ जी, मुझे वैसे भी रुपयों की कोई जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए इन रुपयों को। सास का ऐसा व्यवहार सिया को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने खुशी खुशी वो रुपए अपनी सास को दे दिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जॉब करने वाली सिया अब घर में रहकर घर के काम करने लगी थी। सिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमने मेरा लंच तैयार कर दिया? हाँ राजीव, लंच तो तैयार है, लेकिन देखो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहो ना सिया। हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं राजीव। मेरी आदत घर में रहने की नहीं थी, लेकिन शादी के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी। पर मुझे तो घर में रहने की आदत भी नहीं है, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। मैं नौकरी करना चाहती हूँ राजीव। सिया, इसके लिए तो तुम्हें माँ से पूछना पड़ेगा, क्योंकि घर तो तुम ही संभालती हो। अगर तुम ऑफिस जाओगी तो फिर घर कौन संभालेगा? राजीव, जब मैं इस घर में नहीं आई थी तब मेरे से पहले ये घर कोई तो संभालता रहा होगा ना। हाँ सिया, लेकिन मम्मी से अब इतना काम नहीं होता। और निकिता को तो तुम जानती हो, अभी उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है, वह घर नहीं संभाल सकती। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर माँ तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कह दे तो। ठीक है, मैं आज माँ जी से बात कर लेती हूँ, आप ऑफिस जाइए, आपको देर हो रही है। ठीक है सिया। माँ जी तो घर में नहीं है, मैं पापा जी से ही बात कर लेती हूँ। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना बेटा। पापा जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैं शादी के पहले भी नौकरी करती थी और मुझे ऑफिस में काम करने की आदत सी हो गई है। सिया की बात सुन सिया के ससुर जी ने मुस्कुराते हुए सिया को जवाब दिया। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भला इससे क्या समस्या हो सकती है? बल्कि यह तो अच्छा ही होगा कि राजीव का हाथ बढ़ जाएगा। क्या कहा बहू तुमने? वो माँ जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बहू, यह बात ससुर से नहीं सास से पूछने की होती है। क्या वहाँ खड़ी होकर अपने ससुर जी से पूछ रही है? इधर आ, आकर मुझसे पूछ। घर की जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना, या तो बैठ कर बस चाय नाश्ते की फरमाइश करते रहते हैं। हाँ माँ जी, यही पूछ रही थी मैं पापा जी से, क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? नौकरी की बात सुनते ही सिया की सास जैसे गुस्से से तिल मिलाने लगी। सिया की सास की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बहू, तुम्हें नौकरी करने की पड़ी है और हमको पोता चाहिए, उसका क्या? शादी की शुरुआत में ही बच्चा सही से हो जाता है तो ठीक, वरना आगे चलकर बहुत समस्या होती है। अब तुम 2-3 साल तो नौकरी में निकाल दोगी, फिर जब बच्चा पैदा करने को चलोगी तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा और फिर कहोगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहले जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करो, फिर तुम्हें जो करना है करती रहना। सास की इतनी बातें सुनकर सिया तो जैसे सास को देखती रह गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी सास ससुर जी के सामने ये किस तरह की बातें कर रही थी। सिया को यह बात साफ साफ समझ में आ गई थी कि सिया की सास को सिर्फ पोता चाहिए था, बाकी किसी चीज से उनको कोई मतलब नहीं था। क्योंकि ससुर जी भी सामने खड़े हुए थे, इसीलिए शर्म के कारण सिया अपनी सास से कुछ न कर पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ सिया, तुम काफी परेशान नजर आ रही हो। हाँ राजीव, मुझे बहुत अजीब लगा। आज माँ जी पापा जी के सामने कैसी बातें कर रही थी मुझसे। क्यों, क्या हुआ? यही कि मेरी जिम्मेदारी पहले उनको पोता देने की है। पापा जी के सामने ऐसी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ जी का साफ साफ कहना है कि बस मेरी जिम्मेदारी उन्हें पोता देने की है, इसके बाद उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम उन्हें जवाब मत देना, वो मेरे माता पिता हैं। हाँ राजीव, मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी माँ से बात करके आता हूँ। मम्मी, अब आप सिया के पीछे तो मत पड़ो, कम से कम आप मेरी पहली पत्नी के पीछे इसी तरह से पड़ी रहती थी, कहती थी आपको पोता चाहिए पोता चाहिए। अब कहीं सिया भी परेशान होकर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? देख राजू, ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी दूसरी शादी इसलिए की है जिससे कि हमें हमारे खानदान का चिराग मिल जाए, मुझे मेरा पोता मिल जाए। सब देख रही थी मैं, तू अपनी पहली पत्नी की भी इसी तरह से हिमायत किया करता था, लेकिन इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। मुझे अपना वंश चलाने वाला किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए तेरी तीसरी शादी क्यों नहीं करनी पड़ जाए। रमा, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? आप तो चुप ही बैठिए, आपको तो किसी चीज से कोई लेना देना है नहीं, बस चाय और चुक्का मिल जाए, उसके सिवा आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं रहता। यहाँ मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, चैन से सो नहीं पा रही हूँ, ढंग से खा नहीं पा रही हूँ। रात दिन बस इसी चिंता में लगी रहती हूँ कि हमें हमारे वंश को चलाने वाला चिराग मिलेगा या नहीं। कहीं अपने पोते का मुख देखे
बेहतर है कि तुम इस मामले में कुछ मत बोला करो। माँ, मैं तीसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। राजू, मुंह बंद कर अपना। तू इतना बड़ा हो गया है, तू अपनी माँ के सामने जुबान चलाएगा? रमा देवी अपने बेटे को बहुत फटकार लगा रही थी। दूर खड़ी सिया चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन सिया के ससुराल वाले को ये बात मालूम नहीं थी कि सिया ने सब कुछ सुन लिया है। सिया दूसरे दिन राजीव से कहती है कि उन दोनों को डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, और सिया और राजीव संडे के दिन सुबह सुबह ही घर से कहीं जा रहे थे। तभी रमा देवी ने उन्हें बीच में ही टोका। कहाँ चले तुम दोनों सुबह सुबह? बस आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ माँ जी, पहले हम आपकी इच्छा पूरी कर दें ताकि बाद में आप हमारी इच्छा पूरी कर सकें। लेकिन इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो और बीच में कोई भी समस्या ना आए। बस इसीलिए डॉक्टर से हम लोग अपना चेकअप करवाना चाहते हैं। अरे रमा, इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो? वो बच्चे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। अच्छा, मेरा पूछना अब आप लोगों को रोक टोक करने लगा है? ठीक है, जाओ और जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। रमा देवी ने अपने बहू बेटे को नहीं रोका, क्योंकि रमा देवी का तो इसके पीछे अपना ही स्वार्थ छुपा हुआ था। सिया और राजीव दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और सिया की सास तो बस बेसब्री से इंतजार करते रहती है कि कब उनकी बहू प्रेग्नेंट होगी। एक दिन रमा देवी अपनी बहू सिया से पूछ ही लेती है, बहू को तो डॉक्टर के पास से आए महीने भर से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक बहू ने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? अभी बुलाकर पूछती हूँ। निकिता, निकिता बेटा। हाँ मम्मी, क्या बात है? बेटा जरा अपने भाभी को तो बुला ले आना। ठीक है माँ। मैं भी तो पता करूँ आखिर बात क्या है, अभी तक खुशखबरी मिली क्यों नहीं? थोड़ी देर में निकिता अपनी भाभी को लेकर अपनी माँ के कमरे में आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलवाया? बहू, डॉक्टर के पास से आए तो तुम्हें महीना भर से ज्यादा हो गया ना, फिर अभी तक तुमने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? तुम तो डॉक्टर से इलाज भी करवा रही हो, जबकि इलाज की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। अपनी सास की बातों का सिया के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उस समय चुपचाप रह गई। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली थी, और इन 4 महीनों में उमा देवी का व्यवहार बहुत ही खराब हो चुका था। सिया भी अपनी सास के सवालों से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सिया की नंद निकिता हंसते खिलखिलाते हुए घर में आती है और आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सहेली की भाभी को बेटा हुआ है। लेकिन माँ, हमारे घर क्यों नहीं हो रहा है माँ? मैं भी तो बुआ बनना चाहती हूँ ना। निकिता ने यह बात कहकर अपनी माँ की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। यह सब सुनते ही रमा देवी तो जैसे गुस्से में बड़बड़ाने लगी। क्या बताऊँ बेटा, लगता है हमारी ही तकदीर फूटी हुई है। मैंने इस सिया को इसलिए ब्याह कर इस घर में लाई थी ताकि मैं पोते का मुख देख सकूं, लेकिन यह भी पहली बहू की तरह मुझे बांझ लग रही है। अरे दुनिया भर के लोगों को खुशखबरी मिल रही है, एक हमारा ही घर है जहाँ कोई खुशी नहीं है। रमा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे भगवान के फैसले के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। तुम बहू को ऐसे उल्टे सीधे शब्द क्यों कहती हो? इतनी अच्छी बहू मिली है, पूरा घर संभाल रही है। अगर कोई टेढ़ी बहू आ जाती ना तो तुम्हारे तो जैसे होश ठिकाने लगा देती। क्यों? इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम भी तो अपनी माँ के बेटे हो ना, और तुम्हारा भी एक बेटा हो गया है, तो फिर मेरे बेटे को भी तो एक बेटा होना चाहिए ना। सास ससुर और ननद की सारी बातें सिया ने सुन ली थी। अब तो सिया के जैसे बर्दाश्त के सब कुछ बाहर हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे सिया की सास का बर्ताव बहुत ही बुरा होते जा रहा था। क्योंकि सिया की सास दिन भर सिया को घर के सारे काम करवाती और अब तो साथ में ताने भी देने लगी है। सिया को दिन भर में कई बार बान सब सुनना पड़ रहा है, जो कि उसके कानों में बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था। एक दिन उसने इसकी शिकायत अपने पति राजीव से की। राजीव, तुम अपनी माँ को समझा दो। राजीव, तुम्हारी माँ मुझे हर पल हर घड़ी बस उल्टे सीधे शब्द कहते रहती है, बांझ कहते रहती है, जो कि मेरे कानों में बहुत चुभने लगा है। जिस दिन मेरा मुंह खुल गया, ना जाने क्या होगा। क्योंकि राजू, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब फिर से मेरे साथ वही सब होने लगा है। इस बार मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। और देखो, इसमें तुम्हारी माँ का अपमान होगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। पत्नी और माँ के बीच में बेचारा राजू फंस गया था। राजू तो अपने सिर में हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि राजू तो खुद अपनी माँ की बातों से बहुत परेशान था। क्योंकि राजू की माँ तो राजू से कहती थी, अगर उसने पोता पैदा नहीं किया तो वो उसकी तीसरी शादी कर देगी। बेचारी सिया किसी तरह ससुराल में अपने दिन काट रही थी, लेकिन उमा देवी तो जैसे शांत रहने वाली थी ही नहीं। बहू, ओ सिया बहू, क्या बात है माँ जी? एक बात बता तू मुझे, जब तेरे सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं तो बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है? माँ जी, मेरे जवाब देने से तो अच्छा है कि आप खुद चलकर डॉक्टर से बात कर लीजिए। डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है बच्चा, फिर आप मुझसे कहना ही बंद कर देंगी। बहू की बात सुनकर तो उमा देवी जैसे और चिढ़ गई, और वह चिढ़ते हुए अपनी बहू से बोली, क्यों
जाऊं डॉक्टर के पास? क्या पता तूने डॉक्टर को कहीं उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रखी होगी तो। देख बहू, मेरे घर में ये सब साजिश नहीं चलेगी। अगर बच्चा पैदा करती हो तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। देखिए माँ जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है? अरे तू जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? ये अच्छा है, जवाब नहीं देना है। अरे तुझे ही तो बच्चा पैदा करना है, तो जवाब तू नहीं देगी तो कौन देगा? माँ, मैं आपको कितने बार समझाऊं? अरे मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ कि आप सीए के पीछे मत पड़ो। जब बच्चा होना होगा तो हो जाएगा। ये लो, ये आ गया बीवी का टट्टू। तुझसे मैं कितनी बार कहूँ कि तू अपनी बीवी की हिमायत करने मत आया कर मेरे पास। तुझे एक तो बात समझ में नहीं आती क्या? देखो माँ, मैं आपसे प्रेम से कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिया को परेशान मत करो, वरना रीता की तरह सिया भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? ये देख लो इस टट्टू को। अरे तू जवान है, नौकरी चाकरी वाला है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। तू इस घर का एक लौता बेटा है, तुझे कोई लड़की नहीं देगा। अरे तीसरी क्या, चौथी और पांचवी भी शादी करवा सकती हूँ मैं तेरी, इतनी औकात है मेरी। माँ, तुमसे कोई बात करना मतलब पत्थर से अपना सिर टकराने जैसा है। हाँ बेटा, तेरी माँ तो बस एक ही रट लगा कर बैठी है, पोता चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। क्या आसमान से आ जाएगा बच्चा? अरे भगवान की देन है बच्चे तो। जब भगवान की मर्जी होगी तो खुद हमारे घर में भी किलकारी गूंज जाएगी। तुम दोनों बाप बेटे का चला ना, इस घर में किलकारी कभी नहीं गूंजेगी। अरे अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में जिसकी शादी पीछे पीछे से भी हुई है, उनके घर भी बच्चे हो गए हैं। किसी किसी को तो दो दो बच्चे हो गए हैं। लेकिन मेरी तकदीर फूटी है, जो मेरे घर में एक बच्चा नहीं हो पा रहा है। अरे दो दो बीवी ला दी मैंने अपने बेटे के लिए, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई हमें हमारा वारिस दे सके। बेकार की बातें मत करो माँ, बेकार की बातें मत करो। समझने की कोशिश करो किसी चीज को। मैंने कहा आप यहाँ से चले जाइए, और देखिए इस मामले में आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा। मैं तो सिया को चैन से नहीं रहने दे सकती। मैंने इसे इस घर में सिर्फ आराम से बिठाकर खिलाने के लिए नहीं लाया है। मैंने तो यही सोचकर ब्याह कर इसे इस घर में लेकर आई हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मुझे एक पोता दे दे। लेकिन वो महारानी तो निश्चिंत पड़ी है, आराम से खा रही है और इधर उधर घूम रही है। मैं उसे पालने के लिए नहीं लाई हूँ यहाँ। उमा देवी को सब समझाते हैं, लेकिन किसी की बात उमा देवी के दिमाग में नहीं घुसती। वह तो बस एक ही जिद पे बैठी थी कि उन्हें जितने जल्दी से जल्दी हो सके बस एक पोता चाहिए। हर बात में अपनी बहू सिया को टोकती, ताने मारती। सिया तो अब अपनी सास के चेहरे से भी नफरत करने लगी थी। सिया अपनी सास से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन सिया की सास सिया से लड़ने के लिए बस मौके ढूंढते रहती थी। धीरे धीरे राजी और सिया की शादी को 1.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई खुशखबरी नहीं मिलती। अब तो उमा देवी जैसे चिढ़ सी गई थी, उसे सिया से ही नफरत होने लगी थी। इसलिए एक दिन वह फिर से सिया को छोड़ती है। क्यों बहू, अब तो डॉक्टर के पास जाते जाते तुझे 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक तूने कोई खुशखबरी नहीं दी। तू डॉक्टर के पास ही जाती है या बाहर मौज मस्ती करने जाती है डॉक्टर का नाम लेकर? माँ जी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए। अगर पूछना ही है तो चलकर डॉक्टर से पूछिए। देख, मैं ये सब बहानेबाजी नहीं चाहती। मुझे पोता चाहिए मतलब पोता चाहिए। तू ये बता, तू कितने दिनों में मुझे पोता देगी? अरे ये कोई जोर जबरदस्ती है क्या? क्या मेरे हाथ में है ये सब कुछ कि बस मैं आपको जादू की छड़ी घुमाऊं और आपके हाथ में पोता रख दूं? देख बहू, तेरी ये ड्रामेबाजी ना इस घर में नहीं चलने वाली। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पोता चाहिए मतलब चाहिए बस। अगर पोता चाहिए, ये जानना चाहती है कि मुझे क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाकर पूछिए आप। देख, मैं तुझे एक बार फिर कहती हूँ, तू मुझे या तो सीधे सीधे पोता दे दे या फिर अपना रास्ता नाप, निकल मेरे घर से। क्या आपने शादी ब्याह को खेल समझ कर रखा है जो मुझसे कह रही हैं कि अपना रास्ता नापूं मैं? जिस बात के ताने आप रोज मुझे देती है ना, आपको पता भी है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है और मुझे कैसा लग रहा है। आज तो सिया भी अपनी सास के ऊपर गरज पड़ी। ससुर जी भी सिया की आवाज सुनकर बाहर आ गए। वह सिया को रोकना नहीं चाहते थे और अपनी पत्नी को रोक नहीं सकते थे। आज तो घर में युद्ध छिड़ने वाला था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आकर रमा देवी को रोक सके। तभी रमा देवी ने चीखते हुए कहा, हाय राम, देखो तो इतनी जुबान चल रही है। इससे तो अच्छा बच्चे के बारे में सोचती। अगर सच में तुझे इतना ही बुरा लगता है तो फिर पैदा क्यों नहीं कर रही है? मैं तो देख रही हूँ कि तेरा मुंह कितना चलता है। तेरा मुंह जितना चलता है ना, उतने में तो कोई पत्थर भी कट जाता। हे भगवान, मेरी ही तकदीर फूटी हुई है। मैं तो अपने घर फिर से बांझ को उठा ले आई हूँ। सोचा था कि बेटी की दूसरी शादी करूंगी तो मेरे घर में पोता खेलेगा, लेकिन यह भी पहले वाली जैसी ही निकली। जब सास बहू की बहस छिड़ी हुई थी, उसी समय राजीव घर आया। राजीव को देखते ही उमा देवी ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। देख राजीव, मैं तो कहती हूँ आज इसको घर से बाहर फेंक दे। देख इसकी कितनी जुबान चल रही है। बांझ होकर सास से बहस करते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही है। सास की बात सुनकर सिया को इतना गुस्सा आया कि सिया के हाथ में रखा झाड़ू सिया ने अपनी सास के ऊपर दे मारा। माँ जी, बस करो। क्या बांझ बांझ लगा रखा है आपने? एक औरत होकर एक औरत से ऐसी बातें करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? क्यों अपने बेटे को इतने सिर पर बिठाए चली जा रही हैं आप? जिसे आप इतना भगवान बना रही हैं ना, एक बार उसकी सच्चाई भी सुन लो। बांझ मैं नहीं, आपका बेटा है। इसी कारण इसकी पहली पत्नी इसे छोड़
सिया की यह बात सुनते ही सभी की आंखें वहां चौड़ी हो जाती है और उमा देवी का तो जैसे मुंह सिल गया था। उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? एक मिनट रुकिए, ये लीजिए, पढ़ लीजिए आप। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं और राजीव मिलकर बच्चा पैदा नहीं कर सकते। राजीव ने ये बात मुझे शादी के कुछ महीनों बाद ही बता दी थी। राजीव ने तो मुझसे ये भी कह दिया था कि अगर मेरी मर्जी है तो मैं घर छोड़कर जा सकती हूँ, और इस बात के लिए राजीव ने मुझसे माफी भी मांगी थी। लेकिन मैंने उसका साथ देने का फैसला किया था और आज तक चुप थी। अब ये सबूत आप खुद ही देख लीजिए। सिया की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत ही वो कागज अपने हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया। लेकिन उमा देवी ने तो गुस्से में कहा, देख सिया बहू, मुझे ये कागज वागज पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन सिया के ससुर ने सारे रिपोर्ट्स पढ़ लिए, जिससे पता चला कि सच में राजीव कभी पिता नहीं बन सकता। उमा, बहुत हो गया। अहंकार के पीछे अपने बेटी की कमी को दबाना बंद करो। जब यही बात हमें पहली बहू ने कही थी तब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था और वह तो घर छोड़कर चली गई है। लेकिन आज वही बात हमारी दूसरी बहू भी कह रही है, जबकि हमारी पहली और दूसरी बहू तो एक दूसरे को जानती तक नहीं है। यही तुम्हारे बेटे की सच्चाई है और इस सच्चाई को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। हे भगवान, ये सब कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। बेचारा राजीव नजरें झुकाए खामोश खड़ा था, जैसे उससे कोई अपराध हो गया हो। सिया भी हाथ बांधकर बस अपनी सास को घूरे जा रही थी। तभी सिया के ससुर ने हाथ जोड़कर सिया से माफी मांगते हुए कहा, सिया बेटा, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुमसे कुछ मांग सकूं, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हो गया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब यह बात तुम किसी से बाहर मत कहना। अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं पापा जी, ये हाथ आपके हाथ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। मुझे आपके इन हाथों से सिर्फ आशीर्वाद चाहिए पापा जी। पिताजी, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें घर छोड़कर जाने वाली कौन सी बात है। पापा जी, राजीव ने भी तो मुझे बहुत बुरे हालातों में अपनाया है, फिर मैं उसका साथ क्यों नहीं दे सकती। और रही बात पोती की, तो हम IVF की कोशिश कर सकते हैं। सिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया है। मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। काश मैं इन बातों को बहुत पहले समझ ली होती। लेकिन मुझे तो लगता था कि कमी सिर्फ औरतों में ही होती है। बहू, मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसे अच्छे विचारों वाली बहू मिली है। मम्मी जी, मैं ये सारी बातें पापा जी के सामने नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं रह भी नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं बहू, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, सब मेरी ही तो गलती है। मैंने ही तुम्हें इतना उकसाया कि तुम रह नहीं पाई। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। आज की हुई इस घटना के बाद से तो सास बहू एक दूसरे के गले लग गई। अब तो रमा देवी के सिर से पोते का फितूर निकल चुका था और अब राजीव का भी मन हल्का हो चुका था, क्योंकि यह बात वह कब से अपने माता पिता को समझाना चाहता था, लेकिन उसने कभी खुलकर नहीं कह पाया था। आज की घटना के बाद पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहने लगा। दोस्तों, हमारे आसपास, हमारे समाज में आज भी यही हो रहा है। यदि एक स्त्री किसी कारणवश मां नहीं बन पाती तो बिना पुरुष को जांच करवाए स्त्री को ही दोषी ठहरा देते हैं कि वह बांझ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दोष स्त्री में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।